नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हम लोग बात करते रहते हैं एनआईएस से रिलेटेड। एनआईएस के एग्जाम सीरीज चल रहा है। हाँ सॉरी, बहुत सारी वीडियो डिले आ रही है क्योंकि डिले क्या, टाइम की बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो जो पहले पेपर है उसी का पहले आएगा, उसी हिसाब उसी सीरीज में सोशल साइंस का हमने बोला था। सोशल साइंस 10th क्लास पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और इसमें एक जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जिनका टीएम में लगेगा। टीएम में काटने के बाद ये 80 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा। 33 आपको मिला के टोटल चाहिए टीएम में प्लस ये। अगर टीएम में नहीं है तो थियरी में 33 मार्क्स लाना पड़ेगा, और 33 मार्क्स लाना आसान नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूँ। तो इसलिए सोशल साइंस कभी भी जनरल बच्चों को जो एडमिशन हम लोग देते हैं ना, हम लोग देते नहीं सोशल साइंस, क्योंकि बहुत टफेस्ट है। इसकी जगह पर डेटा एंट्री पेंटिंग दे दो, सोशल साइंस बहुत कम लेने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अभी आगे जिसका भी एडमिशन हो कभी सोशल साइंस नहीं देना उसको, क्योंकि कोई फायदा नहीं, कोई कंपलसरी भी नहीं है। अच्छा, इसमें इस पेपर में हम लोग बात करते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स में ये कैलकुलेट होगा, राइट। देखो, पहला एमसीक्यू है, वो ये कह रहा है कि मेसोपोटामियम मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन है वो किस नदी के किनारे हुआ। एक चीज ध्यान रखना, सारे सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। गंगा रिवर के किनारे क्या आया, इंडस वैली में क्या आया, मोहनजोदाड़ो किस में आया। जब भी सिविलाइजेशन आई, कोई भी एक जिस तरह की सभ्यता डेवलप हुई, वो सभ्यता हमेशा नदी के किनारे ही रही है, क्योंकि नदी से वाटर के रिसोर्सेस मिले और वहाँ खेती करने की, फार्मिंग करने का उनको सहूलत मिली, और वहाँ वो बस गए। तो वो एक सिविलाइजेशन हुआ। तो राइट, हर एक सिविलाइजेशन हमेशा नदी के साथ जोड़ा जाता है, या तो रिवर का नाम आएगा या तो उस रिवर से रिलेटेड जिस तरह के सिविलाइजेशन उसका नाम। तो जितने भी इस तरह के सिविलाइजेशन उनका नाम लिख लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखो क्योंकि इंडस नदी के किनारे आती है। गंगा रिवर के किनारे कौन सा सिविलाइजेशन है वो लिखो। तो इस तरह से जितने भी मेसोपोटामियम की जो सभ्यता, वो कौन सी रिवर के किनारे है, प्लीज वो रिवर का नाम लिखो। सारे इस तरह के सभ्यताओं का नाम लिखो। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। और क्या क्वेश्चन है, अब जरा इस पर बात कर लेते हैं। देखो, एक स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने क्या काम किया, इसके दो चार फीचर लिखने को आएंगे, तो ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनके नाम पर हम लोग की बहुत सारी स्टोरी आती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेचर के ऊपर भी बहुत सारे कहानी आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट किस चीज़ के लिए दिए गए। ठीक है, इस तरह एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यू देखो, बहुत अच्छे से पढ़े होगे तभी होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन से ईयर में हुआ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एमसीक्यूज में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेंशन एनी टू फीचर ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो स्टोरी है, उस समय टाउन एंड प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, आपको हिंट दे रहा है। दूसरी बात, उन्होंने एक पब्लिक प्लेस भी बनाई जहाँ पर वो बैठ कर बहुत सारी चीज़ों का एक सार्वजनिक स्थान भी बनाए, जहाँ बैठ करके बहुत सारे गेम और इस तरह की चीज़ों का आनंद ले सकेंगे। सड़कों के किनारे का जो जाल होता है जाने का, आने का, और परिवहन का साधन, ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, प्लानिंग उनकी है जो आपको मेंशन करना है। मेंशन एनी टू रिफॉर्म ब्रॉट बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है, इसके कुछ फीचर आपको लिखना है, राइट। और ध्यान रखना, इन्हीं का नहीं है, मदन मोहन मालवीय का भी बहुत बड़ा रोल आता है एजुकेशन के फील्ड में, और सर सैयद अहमद खान का भी बहुत बड़ा रोल आता है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इनका ध्यान रखना। मेंशन एनी टू फीचर ऑफ द टाउन प्लानिंग। हड़प्पा का तो हो गया, और स्वामी दयानंद सरस्वती का भी हो गया। मीन्स अब देखना, वेस्टर्न घाट की दो विशेषताएं बताओ। टू फीचर आप मेंशन एनी टू फीचर ऑफ वेस्टर्न घाट, राइट। तो वेस्टर्न घाट के दो फीचर बताओ। एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिए गए, उनके प्रावधानों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो कौन से प्रावधान है जिनके बारे में व्याख्या आपको करनी है, राइट। डिस्क्राइब एनी फोर कैरेक्टर इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड में इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टोरी थी वो आप। एक्सप्लेन द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इंपीरियलिज्म इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन चल रहा था, फिर उसके बाद फ्रेंच शासन चल रहा था। इनका जो साम्राज्यवाद संसार में चल रहा था, इनका क्या प्रभाव था। सकारात्मक प्रभाव भी था, नकारात्मक भी था, नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। क्या इम्पैक्ट था ये आपको बता नहीं चाह पा। हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑन द इंडियन सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारे इंडिया में आई। आने के बाद पूरी इंडिया को टेक ओवर कर लिया। करने के बाद आखिर में इनके सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट आया, ये पूछा जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा, क्योंकि सोसाइटी का इम्पैक्ट होगा। अंग्रेजों ने जो सोसाइटी बनाई, आज भी हम बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों की ही कॉपी करके चलते हैं, क्योंकि वो हमारे एक हिसाब से ब्लड में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि सालों सालों तक वो राज करते रहे और यही चीज़ समझाते रहे। जो समझ आई वही जनरेशन टू जनरेशन पास होकर आज भी चल रही है।
ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट है ब्रिटिश एरा के, ब्रिटिश काल में जो कुछ भी आया वो सब इधर आ गया। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 4 मेन फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन द इंडिया। इंडिया में हॉट वेदर सीजन एक्चुअली में 2 तरह के क्वेश्चन होता है। एक हॉट स्प्रिंग एरिया होता है, वो रशिया और उसकी लड़ाई चलती रहती है उस एरियाज में, जो समुद्र ओशन में रहता है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर उसकी लड़ाई चलती है, उधर नहीं जाने का, वो आपका मैटर नहीं है। वो जब जीएस वगैरह चलता है तो उस वक्त हम लोग बात करते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 मेन फीचर ऑफ द हॉट वेदर। इंडिया में हॉट वेदर आपको पता है कि 12 महीने में 8 महीने गर्म ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा अपना जो ग्रीष्म ऋतु है कि 4 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करो। ग्रीष्म ऋतु या हॉट वेदर सीजन का कि 4 मेन फीचर की वर्णन करो ऑब्वियसली। डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में कटीले वनों के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करो। कटीले वन के 4 विशेषता वर्णन करो। एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर सुसाइड इन इंडिया। इंडिया में फार्मर सुसाइड के क्या रीजंस है? एक तो क्रॉप का ठीक से प्राइस ना मिलना, दूसरी बात जो लोन देने वाले लेंडर्स उस एरियाज में होते हैं वो इतना लोन उनके ऊपर दे देते हैं और उनकी फसल चौपट होते हैं, बेचारे बहुत मजबूर हो जाते हैं सोसाइटी में, तो वो मजबूरी में सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उनकी फसल का उचित दाम ना मिलना और वो इनकम प्लस ना होना, इनकम इतनी घट गई कि उनके जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, उस एरिया में जो लेंडर कर्जदार होते हैं वो ऐसे कर्जा देते हैं, सूदखोर ऐसे होते हैं कि उनको इतना सूद चढ़ा देते हैं वो बेचारे उसकी कर्ज तले दब जाते हैं और अल्टीमेटली उनके ऊपर इतना प्रेशर आता है सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके 4 रीजन्स लिखे गए। ज़्यादातर ये क्या होता है, भीड़, महाराष्ट्र का बहुत सारा रीजन है जिसमें ये सारा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद वाई, अगला क्वेश्चन है, वाई इज देयर डेंस रेल नेटवर्क इन द गैंगेटिक प्लेन इन दैट इन ए हिली डेजर्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर 16 एक है कि गंगा के जो तराई एरियाज है, प्लेन बेल्ट है, उसमें रेलवे का नेटवर्क बहुत ज़्यादा हुआ। देन दैट द पहाड़ी एरिया में ट्रेन बहुत अच्छी नहीं होती। आपको पता है उस ट्रेन में उस तरह के एरियाज में रेलवे नेटवर्क कैसे बिछाएंगे? पट्टियाँ बिछाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, स्टेबल नहीं होता है, कभी भूस्खलन होता है, कभी कुछ होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारा लैंडस्लाइड वगैरह होने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो प्लेन एरिया था गंगा का, जैसे यूपी है, बिहार है, इस तरह के गंगा का ये प्लेन तराई एरियाज होते हैं, इनमें प्लेन एरिया में रेलवे नेटवर्क बिछाना ईजी रहता है क्योंकि चीपेस्ट पड़ता है। पहाड़ी ट्रेन एरिया में पुल बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा, रेल नेटवर्क उसके बाद होगी, उसके बाद वो भी स्टेबल नहीं है, कभी लैंडस्लाइड होगी, कभी कोई दिक्कत होती रहती है उधर। ठीक है, तो इसलिए इधर रेल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, उधर डेवलप नहीं कर गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट द स्टेटमेंट। देखना कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति, देखो राज्य के कुछ अपने नीति होते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, कुछ सेंट्रल को सपोर्ट करते हैं, कुछ सेंट्रल क्या करता है उसके ऊपर थोप देता है स्टेट के ऊपर, तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं, इनकी नीतियाँ होती है। स्टेट की अपनी नीति होती है, सेंट्रल से थोड़ी अलग चलती है, ध्यान रखिएगा। स्टेट क्या करता है, अपने एरिया को देखते हुए, अपने टेरेन एरिया को देखते हुए, उस तरह का उधर का कल्चर को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें नई एक रूल रेगुलेशन लेके आता है जो कि सेंट्रल से अलग होता है। और ये राइट है स्टेट को बनाने का। क्यों? पंजाब में क्या चल रहा है, साउथ में क्या चल रहा है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो लोग बनाते हैं। ठीक है, और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया स्टेट को कि वो अपने लेजिस्लेशन खुद कर सके। ठीक है, अपने उनके पास विधायिका होती है, उनके पास लोग होते हैं, खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बना, खुद के बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, राइट। उनके खुद के लोकल कानून होते हैं जो वो पास कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1992 में दिए गए 74 संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों में संरचना और कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ऑब्वियसली 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसमें क्या बदलाव किया गया, क्या परिवर्तन किया गया, इन परिवर्तनों की व्याख्या करनी है, राइट। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेट। अभी हमने बोला ना, स्टेट लेजिस्लेशन की भी व्याख्या करो, इनको कितने राइट्स दिए गए और क्या क्या ये कर सकते हैं वो सारी। वाई द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर मोस्ट पावरफुल फंक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा पावर रखता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी पावर बहुत लिमिटेड होती है, बहुत महदूद होती है, एक बहुत लिमिटेड रीजन में वो काम कर पाता है, उसके आगे वो काम नहीं कर सकता, राइट। उसका सिर्फ ये काम है कि जो कैबिनेट व्यवस्था करती है, जो प्राइम मिनिस्टर के अधीन जो भी कैबिनेट है, वो कैबिनेट जो डिसीजन ले लेती है वो डिसीजन चला जाता है राष्ट्रपति के पास, सिर्फ स्टैंप हो जाता है। तो स्टैंप करने का काम राष्ट्रपति करता है, जो असली काम है वो प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट को हेड करता है जिसमें टॉप क्लास के मिनिस्टर्स होते हैं, टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। वो कैबिनेट जो डिसीजन लेता है उसका जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। फाइनली उसके अप्रूवल से चला जाता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का रोल बहुत कम रह जाता है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिया में कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही है। प्रेसिडेंट का कोई ज़्यादा रोल है नहीं।
प्रेसिडेंट एक ऑफिस है कि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है तो उसका रोल कौन निभाएगा, उस तरह के डिसीजन कौन लेगा, तो वो उस वक्त डिसीजन ले पाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वर्गों में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास की व्यवस्था करिए। देखिए, सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप थे, इकोनॉमिकल सोशल डिसएडवांटेज जो ग्रुप थे, देखिए मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, हमने पहले बोला था, इनके लिए क्या क्या प्रयास किया गया है। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। एक तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इंडिया में चलता है, खाद्य सुरक्षा जो चलता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, पीडीएफ सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह होता है, चावल का, राइस का, गेहूं का और चीनी का, इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं। मिट्टी तेल पहले एक ज़माने में मिला करता था, ये हर जगह मिलता है। एक प्राइस टैग पर मिलता है कि ये फिक्स प्राइस है, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, ऐसा एक मिनिमम दे दिया जाता है ताकि वो पे करके ले सकें। इस तरह उनका खाने पीने की जो जरूरी जितनी असरियात हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो उनकी पूरी हो जाती हैं और उतनी पूरी होनी भी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट का ये सिस्टम बहुत अच्छा होता है कि हर एक तक कम से कम मिनिमम बेसिस जो फूड चाहिए वो पूरी हो जाती है। ऑन द गिवन ऑनलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया मार्क लेबल द फॉलोइंग। अब इसमें लक्षद्वीप आइसलैंड एक मैप दिया जाएगा, उस मैप में आपको मार्क करना है। लक्षद्वीप आइसलैंड को मैप करो, उसका रिवर तापी करो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को करो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ? दिल्ली को मैप करो। गिर नेशनल पार्क क्या है? अच्छा, और भी मैप दिया जाता है, उस मैप में क्या है, एमपी के 4 नेशनल पार्क को आप मैपिंग में शो करो, तो उधर शो करना पड़ता है, ध्यान रखना। गुजरात का दे दिया, गुजरात में गुजरात के एरिया में नेशनल पार्क को शो करो, वो करने को देते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह के मैप के लिए क्वेश्चन देता है। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 29 में भी एक मैप आएगा, इंडियन पॉलिटिकल मैप आएगा, उस मैप में भी आपको काम करना है। चलो देखो, एक चीज समझ में आई, ग्राम पंचायत से रिलेटेड उनके कितने पावर दिए गए, ये चीज ध्यान रखना। शुगर केन किन एरियाज में होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। शुगर केन के लिए क्या सुटेबल एटमॉस्फेयर चाहिए, वो गंगा के किनारे, गंगा के साइड लाइन में जितने भी गंगा के तराई बेल्ट है उसमें बहुत अच्छे शुगर केन होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसमें क्या मिनरल्स होना चाहिए, ये भी पूछा गया। या तो एसिडिक हो या तो एल्कलाइन मीडियम हो, तो दोनों चलेगा। समझ में आ रही बात? दोनों ही मीडियम में बहुत अच्छा फसल होता है। दूसरी बात, उनके लिए थोड़ी सी जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है। दूसरी बात, वो ब्लैक मिट्टी होती है। दूसरी बात, इसके लिए ह्यूमिड टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। शुगर केन के डेवलपमेंट के लिए एटमॉस्फेयर का कैसा होना चाहिए, सॉइल का नेचर क्या होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज्यादा शुगर केन कहाँ होता है? देखो, यूपी के अंदर होता है। गंगा बेल्ट, गंगा रिवर के साथ साथ जो बेल्ट चल रहा है वो पूरे यूपी को क्रॉस करते हुए बिहार तक जा रहा है, और ये गंगा बेल्ट के किनारे किनारे शुगर केन बहुत अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर का चाहिए, ध्यान रखना। तो ये सारे ह्यूमिड रीजन फुलफिल कर पाता है। यूपी से ले करके बिहार के जो तराई बेल्ट है इसमें बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात, एक और पूछा गया, वेदर ऑफ द इंडिया। इंडिया का वेदर आपको पता है बहुत डिफरेंट होता है, और ज़्यादातर क्या होता है, हॉट रीजन, हॉट स्प्रिंग रीजन टाइप का होता है। इस रीजन में जो भी फसल होते हैं वो कौन कौन से एरिया में क्या क्या फसल होते हैं, कैसे होते हैं और क्या होता है, और वातावरण कैसे एटमॉस्फेयर इफेक्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर वेदर अच्छा है, मानसून अच्छा है, तो फसल अच्छा होता है। जब फसल अच्छा होता है तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, मैक्सिमम क्या एग्रो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर से आने वाला इनकम है, ये अगर डूबेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन होता है, ग्राम पंचायत को क्या क्या अधिकार दिया गया, ये ध्यान से पढ़ लेना। ग्राम पंचायत हमारे इंडिया में बहुत मजबूत है, उनको बहुत सारे राइट दिए गए। लोकल बॉडी बोला जाता है, लोकल बॉडी इलेक्शन। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके क्या राइट्स हैं और वो क्या क्या करा सकते हैं। देखो, जब इलेक्शन कराने की सारी जिम्मेदारी उनके पास है, और जब इलेक्शन आता है तो सारे पावर उनके पास आ जाते हैं, वही पूरा डील करते हैं, और एक फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, नगर पंचायत के ऊपर, शुगर केन के इन्वायरमेंट के ऊपर, और इंडिया के एटमॉस्फेयर के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमिक डिपेंड कैसे करती है, और जितना भी सभ्यताएं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यताएं हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन, उनका रिवर के साथ कनेक्शन, और ये कहाँ कहाँ डेवलप होते हैं, उनकी क्या खासियत है, ये सब पढ़ के जाना। समझ में आ रही बात? और सरस्वती दयानंद का, मदन मोहन मालवीय का, सर सैयद अहमद का एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। इन लोगों ने बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन करे और गर्ल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज़ पढ़ के आना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से अमेंडमेंट कौन से साल में, 1992 में क्या अमेंडमेंट किए गए और कौन सा अमेंडमेंट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, ये जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो कुछ मोटी मोटी बात बता दी, और ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए हम और ज़्यादा नहीं। जो लोग अप्रैल के बच्चे हैं,
अप्रैल में एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत टाइम है। एक बार अक्टूबर का एग्जाम हो जाए उसके बाद ये तो वीडियो रहेगा उनको हेल्प के लिए, उसके साथ साथ बहुत टाइम मिलेगा, हर दिन उनको वीडियो मिलता रहेगा और बहुत सारी हेल्प करते रहेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। अगर किसी को बात करनी है, किसी को अर्जेंसी है कॉल है, तो शाम को 6 से 7 हमने वीडियो कॉल खोल दिया, 6 से 7। आज जिसको भी कॉल करना अपनी कॉल कर लो, अपनी प्रॉब्लम रख लो। और भी प्रॉब्लम है तो दे दो, व्हाट्सएप पर दे दो, एक वीडियो में सारा आपका सोल्यूशन आपको दे देंगे। राइट, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।